देखो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम किसी एक बॉडी पे बॉडी का मोशन पढ़ते थे। देखो ये कोई एक छोटा सा ब्लॉक है या कोई छोटा सा पार्टिकल है, ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है इस रास्ते पे या ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है इस रास्ते पे, इनका मोशन पढ़ते थे, सिंगल पार्टिकल या सिंगल बॉडी का। हाँ या ना? ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मोशन, दैट इज काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था किस वजह से मोशन हुआ था, फोर्स, दैट वाज डायनेमिक्स। फोर्स वाले चैप्टर में या सर्कुलर मोशन में या कर्विलिनियर मोशन में, जो भी था। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी, ये सिंगल पार्टिकल की बात होती थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप देखो मेरे सामने कई सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब मैं अगर किसी एक का मोशन पढ़ूं तो अगेन यही सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। अगर किसी एक का मोशन पढ़ते हैं तो अगेन यही सिचुएशन होगी कि भाई एक बॉडी या एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन में है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होगा जिसकी वजह से मोशन में होगा। ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं अपने सामने जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका मोशन एक साथ पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, इतनी बात। मैं अब सिंगल पार्टिकल के भरोसे नहीं हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं सिस्टम में। देखो सबसे पहले हम बात करें सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल हैं, उनकी असेंबली को मैं क्या कह रहा हूं, सिस्टम कह रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। या जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं, क्लियर है? सिस्टम मेरे ऊपर होता है भाई, मैं जितने को पढ़ना चाहूं उसको सिस्टम कहूंगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं मैं पूरे करनाल के सारे लोगों का मोशन पढ़ना चाहता हूं, नहीं। मेरा पर्पस था आप लोग जितने लोग क्लास में बैठे मैं उनका मोशन पढ़ना चाहता हूं, मेरे लिए सिस्टम आप लोग हो। क्लियर है इतनी बात? तो सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम हो गया भाई, हो गया सिस्टम। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स जिनको मैं पढ़ना चाहता हूं उसको मैं क्या कहूंगा, सिस्टम कहूंगा। अब सिस्टम दो टाइप का, एक टाइप का नहीं होता, दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, इतनी बात। तो दो टाइप का सिस्टम होता है, एक हमारे पास डिस्क्रीट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दो टाइप के सिस्टम, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतनी बात। अब एक एक करके देख लेते हैं इन दोनों को। सबसे पहले डिस्क्रीट सिस्टम। मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर है, ओरिजिन, यहां पर ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, पहले मैं डिस्क्रीट सिस्टम बता रहा हूं, पहले उसको समझ लो। अब क्या कहानी बेटा, ये ऑब्जर्वर है, एक पार्टिकल यहां है छोटा सा, जिसका मास क्या, m1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या, r1। दूसरा पार्टिकल यहां है m2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या, r2। तीसरा पार्टिकल यहां है, इसका पोजीशन वेक्टर r3। चौथा यहां है, मतलब क्या हो गया, जितने भी पार्टिकल्स को मैं पढ़ रहा हूं उन सब के पोजीशन वेक्टर्स वेल डिफाइंड एंड
डिफरेंशिएबल हैं, अलग अलग हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जरा देखो, m1 और m2 दोनों के पोजीशन वेक्टर डिफरेंट हैं या नहीं है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं डिफरेंट। ठीक है, इतनी बात। तो सिस्टम इन विच particles have well defined and different position vectors. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम कहते हैं भाई। ठीक है, किन्हीं भी दो पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या हैं, अलग अलग हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? वेल डिफाइंड मतलब R1 की वैल्यू आपको प्रॉपरली पता है, R2 की वैल्यू आपको प्रॉपरली पता है, और R1 और R2 सेम नहीं है कभी भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इतनी बात हो गई। अब आते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम पे। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, आप एक काम कर लो, आप ऐसा मान लो कि कोई कंटेनर है जिसमें वाटर है। ठीक है, तो क्या आप दो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग बता सकते हो? मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये मेरे पास एक सॉलिड सा पत्थर है कोई, ठीक है, सॉलिड बॉडी है कोई, ठीक है, मान लो आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है, यहां पर कौन है, ऑब्जर्वर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैंने आयरन के इस एटम को डिफाइन करा आर वेक्टर से, तो क्या जो इसके बगल वाला है उसका पोजीशन वेक्टर मैं प्रॉपरली बता सकता हूं? जस्ट इसके बगल वाला नहीं बता सकता। ठीक है, इतनी बात। यानी कि इसमें क्या है, जो अगला एटम है या अगला एटम है या ये है, ये है, ये है, इनके आप पोजीशन वेक्टर्स डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम कहेंगे। तो है तो इसमें भी लाखों करोड़ों पार्टिकल्स, हाँ या ना, जितने भी एटम्स हैं उन्हीं को हम पार्टिकल कह रहे हैं। तो क्या कहानी है, व्हेन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट डिफरेंशिएबल, यहां डिफरेंशिएबल का मतलब है अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात, वो डिफरेंशिएशन वाला नहीं है। ठीक है, आर नॉट डिफरेंशिएबल, देन वी रेफर सिस्टम एज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम फिर हमारे पास तीन टाइप का होता है। ठीक है, हम तीनों टाइप को पहले यहीं पर देख लें। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, पहला लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पार्टिकल्स लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब क्या हुआ, किसी एक
कर्व या लाइन के ऊपर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या हो गया? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतनी बात। अब क्या आप इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम कहेंगे। अब एक चीज और, अगर इस सिस्टम का मास टोटल m है, या रुक जाओ, इस सिस्टम पे मैंने बहुत छोटी सी लेंथ पकड़ी बेटा, कितनी? dl, बहुत छोटी सी लेंथ पकड़ी dl, और इस छोटी सी लेंथ का मास कितना? dm। ठीक है, इतनी बात। तो मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन करी, लेमडा, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, mass per unit length, mass of a system per unit length. This is called as what? This is called as, अभी रुक जा ठंडक, this is called as linear mass density। क्या कहलाएगा? लीनियर मास डेंसिटी। डेंसिटी तीन टाइप की होती है भाई, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम वाली। ठीक है, आपने वॉल्यूम वाली ज्यादा पढ़ी हुई है, अब सारे पढ़ लेंगे। लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर। हो गई कि नहीं हो गई यूनिट? अरे ऊपर क्या है? केजी है, मास डीएम इज व्हाट? केजी, एंड डीएल इज व्हाट? पर मीटर। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, लेमडा है यूनिट लेंथ का मास, यही हुआ ना, मास ऑफ अ यूनिट लेंथ। तो अगर मुझे इस पूरी वायर का मास निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगले डीएल का देखना जरा, इसके पकड़ा दे, ऐसी पास कर देगा। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, इस छोटे से लेंथ का डीएम, अगले का भी डीएम डैश, अगले का डीएम डैश, अगले का डीएम डैश, छोटे छोटे लेंथ का, तो इन सारे डीएम का क्या सम विल बी व्हाट? टोटल मास। तो क्या हो गया? डीएम इज इक्वल टू व्हाट? लेमडा इनटू डीएल। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर मैं सम करूं, मतलब क्या करूं? इंटीग्रेशन करूं, हाँ या ना? तो इंटीग्रेशन करता हूं प्रॉपर लिमिट्स के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? टोटल मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा इंटू डीएल, 0 टू टोटल लेंथ एल। अब यहां पर एक और खेल है भाई, अगर ये लेमडा कांस्टेंट है तब तो लेमडा इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा? बाहर, और मास क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। लेकिन अगर लेमडा कांस्टेंट नहीं है तो वो आपको फंक्शन गिवन होगा और आप उस हिसाब से क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। तो यहां पर क्या है? m इज इक्वल टू लेमडा, और डीएल का क्या हो जाएगा? एल, इफ लेमडा कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। अरे क्लियर है? बता रहा हूं भाई, जिसको समझ नहीं आया उसको भी एक बार बता देते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, देखो एक मिनट, अगर हम ऐसा करें और अगर ऐसा ही रखें तो दिस इज, अगर ऐसा ही रहा तो यहां पर लेमडा कैसा? वेरिंग, लेमडा कांस्टेंट नहीं है। अब कोई ऐसा बालक जिसको समझ में ना आया हो तो वो जल्दी से बता दो भाई। अगर किसी को बात समझ ना आई हो तो मुझे बता दो। किसी ने लिखा था चैट बॉक्स में, कनिका को समझ नहीं आई, और किसको समझ नहीं आया? नहीं आई। कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को नहीं क्लियर है, जैसे महक गर्ग को नहीं क्लियर है, कनिका को नहीं क्लियर है। चलो,
बताता हूं भाई, रुक जाओ। आप एक काम करो, ये एक हमारे पास सीधी वायर है, ठीक है, कितनी लेंथ की है, 5 मीटर की, और इसका मास है 10 kg। मास कैसा, 10 kg, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इतनी बात। अब और यूनिफॉर्म है लैम्डा, मतलब अगर मैं इसके 5 बराबर टुकड़े करूं, ठीक है, तो हर टुकड़े का मास कितना होगा, जल्दी बताना। अगर 5 बराबर टुकड़े करता हूं, हर टुकड़े का मास कितना होगा, 2 kg होगा, यही ना। तो मास अपॉन लेंथ इज व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये कांस्टेंट हो सकता है यहां पर ये मोटा हो और आगे चल के पतला हो जाए, तो यहीं पे 8 kg हो जाए सारा का सारा पहले 2 मीटर में, और बाकी 2 kg बाकी 4 मीटर में चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा वेरिंग हो गया, हाँ या ना। अरे भाई जल्दी बोलो, ठीक है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है, मैंने क्या कहा कि मुझे अभी तो कुछ नहीं पता ना, मैंने तो एक ऐसी कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सी वायर ले ली, ठीक है, तो मैंने इस पे छोटा सा लेंथ पकड़ा, उसका मास dm, तो मास पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी। यार मास पर यूनिट वॉल्यूम भी तो डेंसिटी कहते थे आप, तो यहां पर यूनिट क्या ले रहे हैं हम, लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है, इतनी बात। तो मास पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी, यूनिट केजी पर मीटर हो जाएगी। अब अगर मैं टोटल मास जानना चाहता हूं, तो dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl, ये हो जाएगा। अब मैं इसका dm है, अगले का dm डैश, अगले का dm डबल डैश, ट्रिपल डैश, उन सबका क्या करूंगा, सम। सम मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो m ये आ गया। अगर लेमडा को मैं इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकता, तो इसका मतलब लेमडा क्या है, वेरिंग है, और लेमडा अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो क्या है, लेमडा कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है इसमें? अब कोई इशू हो तो बता दो भाई। महक, कनिका, ठीक है। अब ये कहानी आ गई मेरे पास। अब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां हो सकता है, किसी भी स्ट्रेट वायर पे, रिंग के ऊपर, या टेढ़ी मेढ़ी वायर के ऊपर, हाँ या ना। अरे भाई किसी भी फ्रेम, वायर फ्रेम के ऊपर क्या हो सकता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अरे कोई तार है, उसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लीनियरली। कोई रिंग है, तो रिंग में मास कहाँ होता है, सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस क्या होती है, तार ही तो होती है, तो उसके क्या कहते हैं, मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लीनियरली। अब एक कह रहा है कांस्टेंट वाले में डेल्टा एल आएगा। अरे भाई मैंने लिमिट 0 टू एल ले रखी है, कैसे एल आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा यार। या तो मैं ऊपर डेल्टा एल लिख दूं भाई, तब आ जाएगा। तो अजीबोगरीब कहानी है, कुछ भी लिख देते हैं। अब सुनो भाई, इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कौन सा, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहां होगा, अगर कोई भी हमारे पास प्लेन सरफेस है, ठीक है, लिखो जरा, व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी प्लेन सरफेस, when mass is distributed on any plane surface, when mass is distributed on any plane surface, ठीक है। अब प्लेन सरफेस जैसे क्या हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, इतनी बात। तो मान लो मैंने ये एक प्लेन सरफेस ले लिया, शीट है प्लेन, ठीक है, दिस इज प्लेन सरफेस। इसको सॉलिड मत समझना भाई, ये क्या है, लेमिना है। लेमिना समझते हो, लेमिना और प्लेन सरफेस का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इतनी बात। अब इसके ऊपर अगर मैं दो पार्टिकल इसके ऐसे देखूं, तो क्या आप अलग अलग पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हो इसके, नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो गया, तो मैं इसके ऊपर बहुत छोटा सा एरिया पकड़ूंगा, दैट इज व्हाट, dA, और इस छोटे से एरिया का मास कितना, dm, ये लिखा मैंने, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, सिग्मा इज इक्वल टू dm
अपॉन डी ए, दिस इज मास पर यूनिट एरिया। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे मास ऑफ यूनिट एरिया, यही हो रहा है। डीएम इज व्हाट? मास ऑफ यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया इज व्हाट? सिग्मा। इट इज कॉल्ड एज सरफेस मास डेंसिटी। और यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर। यही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब अगर आप पूरे इस शीट का मास जानना चाहते हो तो आपको इस छोटे से पोर्शन का पता है। कितना पता है? dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। पता है या नहीं पता है? फिर अगले वाले का dm डैश इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, अगले वाले का फिर सबका क्या? सम। तो जब आप सम करोगे तो जरा देखो, m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए, टोटल एरिया 0 से लेकर के a तक जो भी रहा होगा। अगर सिग्मा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता तो क्या होता? कांस्टेंट होता। लेकिन अगर मैंने बाहर नहीं लिखा तो यहां पर क्या है? सिग्मा वेरिंग। लेकिन अगर मैं बाहर लिख देता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं m इज इक्वल टू सिग्मा बाहर, तो डी ए का क्या आ जाएगा? a, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, सिग्मा a। तो इस केस में सिग्मा कांस्टेंट एंड सरफेस मास डेंसिटी या मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म लिख सकते हैं ऐसा। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं सिस्टम बता रहा हूं आपको। मैंने सेंटर ऑफ मास वर्ड यूज ही नहीं करा अभी तक। हाँ या ना? ठीक है भाई, लिख लिया सबने? हो गया? क्लियर है सबको? चलो अब तीसरा, देखो भाई, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, आप मान लो हमारे पास ये कोई एक 3D बॉडी है। कैसी है? 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, इतनी बात। 3D बॉडी है तो अब जरा देखो, मैंने क्या करा, इसके ऊपर छोटा सा, इस 3D बॉडी पे छोटा सा वॉल्यूम पकड़ लिया है dv, और इस छोटे से वॉल्यूम का मास कितना? dm। तो अब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट? डेंसिटी। यही वाली आप पढ़ के आते हो बचपन से, है ना? तो दिस इज वॉल्यूम मास डेंसिटी and its unit will be kg पर मीटर क्यूब। यही पढ़ते हुए आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो बचपन से? हाँ या ना? kg पर मीटर क्यूब, यही पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं इस पूरे का मास जानना चाहता हूं तो इस छोटे से वॉल्यूम का dm, अगले छोटे से वॉल्यूम का dm डैश, अगले का dm डबल डैश, उन सबका सम, तो यहां क्या होगा? रो dv। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा देखो, एक मिनट, अब जरा देखो, अगर ऐसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया और रो को बाहर नहीं ले गया तो रो इज व्हाट? वेरिंग। और अगर मैं यहां करता हूं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है इतनी बात? कर लोगे सब लोग? तो हमारे पास 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कॉन्टिन्यूअस में, एक लीनियर, एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतनी बात?
अब हमारा पर्पस क्या था, ये तो हमने सिस्टम की बात कर ली। सिस्टम दो टाइप का, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस भी कितने टाइप का, तीन टाइप का। ठीक है, इतनी बात। और हर टाइप में कॉन्टिन्यूअस के वेरिएबल डेंसिटी भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है, वो सवाल में गिवन होगा। ठीक है भाई, कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे, चलो बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब हम जब पहले चैप्टर्स कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात करी थी कि किसी पार्टिकल का हम मोशन पढ़ रहे थे और उस मोशन को प्रोड्यूस करने वाला कॉज पढ़ रहे थे, यही कर रहे थे हम। अब हम सिंगल पार्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें सिर्फ सिंगल पार्टिकल का मोशन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, सिस्टम का मोशन पढ़ना है। एंड सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है बात? और वो सिस्टम डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां पर 10-12 लोग बैठे हैं, मैंने इसको सिस्टम माना और मैंने कहा आप लोग दौड़ो भाई, रेंडमली जहां मर्जी वहां दौड़ो। अब मैं आप सबका मोशन पढ़ना चाहता हूं एक साथ, तो उसको करने का एक तरीका तो यह है कि पहले मैं इसका मोशन एक का पढ़ूं, फिर दूसरे का पढ़ूं, फिर तीसरे का पढ़ूं, फिर चौथे का पढ़ूं, और सबका क्या ले लूं, एवरेज ले लूं। एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, शायद पढ़ चुके हो ना? अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है तो आपने, अगर मैं कहूं एक मोल गैस में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एक मोल गैस में कितने एटम होंगे अगर एटॉमिक गैस है? 6.023 इंटू 10⁻23। क्या आप सबका एक एक का पूछने गए थे, भाई तेरा मोशन मैंने पढ़ लिया, फिर इसका पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया, ऐसा करने गए थे? ऐसा नहीं करने गए थे। वहां पर भी आपने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लिया था। ठीक है, वो हम करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो हम गैस का मोशन प्रॉपरली पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ फॉर्मूले पढ़े हैं शायद। हाँ भाई, केटीजी में वही। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, आपने कर्व के सिर्फ एप्लीकेशन पढ़े हैं शायद, कि वी आर एम एस अंडर रूट 3 RT/m होता है। आया कैसे ये नहीं पता है। वी आर एम एस डिराइव कैसे करा ये बता मुझे, बाकी छोड़ दे। वो इक्वेशन तो लिख दी, एफ वी इज इक्वल टू 4πn अपॉन कुछ e की पावर mv² अपॉन 2kBt। वो तो फालतू बकवास है, वहीं से तो आएगी, लेकिन आएगी कैसे वो देखना है। हाँ, फिजिक्स में ही करेंगे, सब सारा ठीक रहा, हमारे ऊपर फोड़ दो। अब क्या कहानी भाई, तो वहां पर भी वी आर एम एस एक्चुअल में सबकी स्पीड नहीं थी भाई, हर मॉलिक्यूल अपनी अलग अलग। अभी अगर मैं यहां से, ये 12-14 लोग बैठे हैं, मैं इनको कहूँ यहां से नूर महल तक दौड़ो, ठीक है, अब यहां से रेस कराए नूर महल तक, तो कुछ लोग तो रास्ते में ही रह जाएंगे, है ना, और कुछ लोग कथूरिया की दुकान पे चले जाएंगे, पैटीज खा रहे होंगे। ठीक है, और कोई एक आधा होगा जो बेचारा दौड़ के नूर महल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब मैं बहुत सारे पार्टिकल्स का मोशन एक साथ पढ़ता हूं तो हर कोई एक जैसा मोशन नहीं करेगा। ठीक है, हर कोई एक जैसा मोशन नहीं करेगा। और कितने पार्टिकल, अगर मैं एक मोल गैस लूं तो साला कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब हर किसी से पूछने जाऊंगा कि भाई अपना अपना मोशन बता दो, तो मेरा जीवन इसी में निकल, जीवन क्या कम पड़ जाएगा बहुत सारा, है ना। कई बार पैदा होना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, चलता ही रहेगा, फिर खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इम्पॉसिबल सा है, सही कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीजों से बचने के लिए हमने एक कहानी बनाई कि हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पढ़ना चाहेंगे। तो पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास बताऊंगा ये क्या चीज होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लें। ठीक है, इतनी बात। तो अब लिखो जरा, लिखो, टू स्टडी मोशन ऑफ सिस्टम, it is impossible to study motion of individual particles separately
ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, टू स्टडी मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स सेपरेटली। ठीक है, इतनी बात। अब अगर ऐसा इम्पॉसिबल है तो हमें करना क्या है, हम उस सिस्टम का कोई एक ऐसा पॉइंट मानेंगे या कोई ऐसा पॉइंट हम निकालेंगे, उसकी कुछ बढ़िया सी प्रॉपर्टी होगी कि उस पॉइंट का अगर हमने मोशन पढ़ लिया, ठीक है इतनी बात, तो हम कहेंगे कि हमने पूरे सिस्टम का क्या पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया। अब एक बच्चा कह रहा है पारस चावला सेंटर, पारस सेंटर नहीं होता है वो, सेंटर ऑफ मास होता है वो। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे आता है। तो लिखो जरा, लिखो देयरफॉर टू स्टडी काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम, टू स्टडी काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम, a point of system is defined, a point of system is defined, a point of system is defined such that study of that point will give us motion of system। मतलब हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, अभी पता चलेगा कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। मैंने क्या कहा, हम सिस्टम का कोई पॉइंट डिफाइन करेंगे जिसको पढ़ने के बाद हम ये कह देंगे कि हमने सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, अब वो डिफाइन कैसे करेंगे उस पॉइंट को, वही सारा खेल है। ठीक है, लिखो जरा, कुछ छूट गया भाई? मैंने क्या कहा, टू स्टडी काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम वी विल, क्या कहा लिखा हमने, a point of system is defined such that study of motion of that point will give us what, motion of system। ठीक है, अब लिखो such point is called as center of mass of system, such point is called as center of mass of system। such point is called as center of mass of system। ठीक है, अब कुछ लोग थोड़ा सा ज्ञानी होते हैं, ठीक है, उन्हें सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पता होगी, थोड़ी बहुत बातें पता होंगी। ठीक है, कुछ बताना चाहो मुझे, कुछ ज्ञान दे दो। हाँ, कुछ बताना चाहोगे? कोई नहीं बताना चाहेगा। देखो, आप लोगों ने जो बताया मुझे, ये बताया कि सिस्टम का जहां पर मास कंसंट्रेटेड हो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। थोड़ा सा गलत बोले हो आप लोग। पता क्या है, सिस्टम के सारे मास को जहां पर हम अज्यूम कर सकें कंसंट्रेटेड। एक बात बताइए, पत्थर है, साला क्या सारा मास यहां कंसंट्रेटेड है? हाँ ठीक है, इंग्लिश भी बोलनी है, सही भाई। ठीक है, अब जरा देखो, तो सबसे पहले लिखो जरा, लिखो, ये स्कूल वाली डेफिनेशन है जो बचपन में हमें बताई जाती है, एक्चुअल तो अभी बताएंगे। लिखो जरा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास is point of system, center of mass is point of system where whole mass of system can be assumed, where whole mass of system can be assumed to be concentrated। मैंने ये नहीं कहा वहां होता है, मैंने कहा ऐसा पॉइंट सिस्टम का जहां पर हम ये मान सकते हैं कि सारा मास उस जगह पर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इतनी बात मान सकते हैं, एक्चुअल में होता नहीं ऐसा। ठीक है, इतनी बात। जैसे अगर मेरे पास ये एक रॉड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली, तो मैं, आपने देखा होगा तब आप सेंटर ऑफ मास कहां ले लेते हैं, सेंटर पे ले लेते हैं। ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं? अगर आपके पास रिंग है, सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्म वाली, तो आप सेंटर ऑफ मास कहां मान लेते हैं, सेंटर पे मान लेते हैं। हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसा
कोई पॉइंट सिस्टम का, ठीक है, या ऐसा कोई पॉइंट जिस पे आप सिस्टम के सारे मास को कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, गौरंगी जो भी कह रही है दोबारा बोल दे एक बार। अच्छा, जो मेरे एग्जाम्पल में स्टोन था उसका हम कहाँ मानेंगे? तो निकालेंगे बेटा, अभी मैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें आसानी से पता चल सके, वो तो अभी कैलकुलेट करेंगे। अब ये डेफिनेशन क्या कहते हैं? स्कूल वाली, जो आप स्कूल में दोगे, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको सही चीज बता रहा हूं। तू आजा, 1 मिनट आजा। हाँ, गत्ते वाली कॉपी ले आ, हार्ड बाउंड कोई कॉपी हो किसी के पास। हाँ, ये ले आ, ये ले आ, देख अच्छी सी है। आजा, इधर खड़े हो जा, इधर खड़े हो जा भाई। अब देखो 1 मिनट, अब सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं बेटा। इसको ऊपर होल्ड कर जरा ऐसे, ठीक है। अब 1 मिनट ध्यान से देखना, ये ऊपर क्या रखा हुआ? मोबाइल रखा हुआ है ना, ठीक है, दिख रहा है इनको? मोबाइल दिख रहा है भाई सबको? दिख रहा है ना? तुम कोई बात नहीं, तुम मत देखो। अब देखो भाई, मैं इस मोबाइल पे, अच्छा कैसे लगाऊं फोर्स? क्लास में होता तो क्लियर होता है, कैसे पता चलेगा? कुछ बड़ी चीज लाओ। नहीं, बॉटल गिर जाएगी यहां पर। हाँ ये दे, ये गिर जाए तो कोई फर्क ना पड़ेगा। देखो भाई, ये हमारे पास है ना, ये इसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? एक रिमोट सा रखा हुआ है। अब देखो, मैं यहां कोने पे फोर्स लगा रहा हूं, कोने पे फोर्स लगाने पे रिमोट क्या कर रहा है? आगे चल भी रहा है और घूम भी रहा है। हो रहा है ऐसा? ठीक है, इतनी बात। देखो मैंने फिर से लगाया फोर्स, कोने पे लगाया, कोने पे लगाया तो रिमोट क्या कर रहा है? आगे बढ़ भी रहा है और घूम भी रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फोर्स को कोने से अंदर की तरफ लाता हूं, अभी भी घूम भी रहा है और चल भी रहा है। थोड़ा सा और अंदर की तरफ लाया, अभी भी हल्का सा घूम रहा है और हल्का सा चल रहा है। थोड़ा सा और अंदर लाया, इधर हो गया ज्यादा। अब जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो सिर्फ क्या कर रहा है? चल रहा है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ मुझे? सिर्फ क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब रुको 1 मिनट, आप ऐसे देखो, मेरे हाथ पे देखो, ये मोबाइल है ना, चले जाता, कोई बात नहीं, कोई फर्क ना पड़ेगा। ये मोबाइल है, ध्यान से देखो, मैंने क्या करा? इस पे कोने पे फोर्स लगाया, दिख रहा है सबको? कोने पे लगा रहा हूं मैं। अरे मार्कर दिख रहा है या मार्कर नहीं दिख रहा? चलो मैं इससे लगा रहा हूं, रिमोट से, ये तो दिखेगा। आप ऐसे देखो, मैंने कोने पे लगाया, ये मोबाइल क्या कर रहा है? घूम भी रहा है और आगे बढ़ना भी चाहता है। एक्चुअल में मेरा हाथ रफ है, मुझे क्या चाहिए? नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस चाहिए, और फ्रिक्शनलेस होगा तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, तब ये बातें बहुत प्रॉपरली दिखेंगी। मैंने थोड़ा सा यहां लगाया, हल्का सा कोने पे, तब भी आगे बढ़ भी रहा है और घूम भी रहा है। मैंने यहां लगाया, अब ये क्या कर रहा है? सिर्फ चल रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। सेम वे इधर से आ जाओ, यहां कोने पे लगाया आपने, चल भी रहा और घूम भी रहा है। आपने यहां बिल्कुल बीच में लगाया, ये क्या कर रहा है? सिर्फ चल रहा है। तो अब जरा देखो मजेदार बात, अगर आपके पास कोई ये बॉडी है, ठीक, इतनी बात, ठीक है, कोई भी बॉडी है या सिस्टम है, बॉडी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस्टम। ऑन, आप टॉप व्यू ले रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, सिस्टम ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, मतलब बोर्ड इसका नीचे वाला सरफेस हो गया, मेरा हाथ क्या हो गया? बोर्ड हो गया, और इसके ऊपर ये बॉडी रख दी। अब देखो भाई, अगर मैं इस सिस्टम पे ऐसे फोर्स लगाता हूं, ऐसे फोर्स लगाता हूं, ठीक है, इतनी बात। चलो, ये हमारा फोर्स हो गया, इसका मैंने लाइन ऑफ एक्शन भी प्रोड्यूस कर दिया। ये फोर्स का क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, इस डायरेक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कुछ नहीं है। मैं रुक जा,
कुछ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। मैंने ऐसे फोर्स लगाया और बॉडी क्या कर रही है, बॉडी प्योरली ट्रांसलेट्स, क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है। मैंने क्या वर्ड यूज करा, प्योरली ट्रांसलेट्स, डज नॉट रोटेट, ठीक है। इतनी बात, ऐसा किया था ना मैंने, अलग अलग पोजीशन पे लाता गया तो एक पर्टिकुलर फोर्स की डायरेक्शन मिली थी जिसपे सिर्फ क्या कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था। फिर मैंने इधर से फोर्स लगाया, देखो यार एक काम कर, शाश्वत को छोड़ दिया, रुक जा टाइम देखता हूं, हाँ छोड़ दे। अब देखो भाई, अब मैंने ऐसे फोर्स लगाया, अब लाइन ऑफ एक्शन इसका भी देख लो, ठीक है। इतनी बात, इस केस में भी बॉडी क्या कर रही है, प्योरली ट्रांसलेट्स। तो एक बात बताओ, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है, हर चीज की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है भाई, एक्सपेरिमेंटल, मैथमेटिकल और एक लॉजिकल फालतू की जो हमने पहले बोल दी, ठीक है। अब एक और होती है एक्सपेरिमेंटल, वो बताऊंगा जब टॉर्क पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में, यहां नहीं बताऊंगा। तो अब खेल क्या हमारे पास कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई एक ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी जिसपे बॉडी सिर्फ क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी। फिर हम दूसरी डायरेक्शन से लगाना शुरू करते हैं, फिर कोई ना कोई एक डायरेक्शन मिलेगी जिसपे प्योरली क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। जहां पर दोनों लाइन ऑफ एक्शंस, जिसमें प्योरली क्या कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ठीक है। तो जरा पहले से बना लो, फिर लिखा रहा हूं मैं इसको अंग्रेजी में। हाँ बता बता, कुछ दिक्कत है मुझे बता, बता कुछ। पता कैसे लगेगा प्योरली ट्रांसलेट कर रहे हो, हाय हाय, एक्सपेरिमेंटल बोला मैंने ना, ये घूम रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेट ही कर रहा है, ठीक है। वो तो एक्सपेरिमेंटल इसीलिए वर्ड यूज करा था मैंने। तूने कई बार देखा होगा कि यूट्यूब पे फालतू से वीडियो होते हैं कि एक पत्थर है वो टिका हुआ किसी कोने पे, है ना, तो इसका मतलब जिस कोने पे टिका है ना, वहां से अगर तो सीधे ऊपर लाइन बनाएगा ना, तो उस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं उस बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। वो अगली डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंटल, वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। हो गया ये। अब मेरी बात सुनो, अब अंग्रेजी में लिख लेते हैं इस बात को। लिखो, if system is subjected to force from various possible directions successively, एक एक करके, है ना, from various possible directions successively, ये नहीं कि सारे एक साथ लगा दिए तो कबाड़ा है, ठीक है। सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू, मैंने क्या लिखा, इफ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू फोर्स फ्रॉम वेरियस पॉसिबल डायरेक्शंस सक्सेसिवली, ठीक है। इतनी बात। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line of action of forces, now point of intersection of line of action of forces, बेटा फोर्स को प्रोड्यूस करो आप आगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। अरे निकम्मो, मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या कहलाता है, लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इस लाइन के अलोंग क्या लगा था, फोर्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज when system purely translates is point of center of mass। मैंने क्या कहा,
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब सिस्टम क्या कर रहा है, प्योरली ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ठीक है भाई, तो एक ये हो गया। अब आते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अभी तक हमने सिर्फ फालतू बातें करी, हम निकालेंगे कैसे इस चीज को। अब क्या कहानी हमारे पास, ध्यान से देखो। पारस चावला ने बड़ी बढ़िया बात बोली, सेंटर ऑफ मास निकालने का एक मेथड बैलेंसिंग भी होता है। मैंने अभी कहा था ना, मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में बैलेंसिंग। वो कह रहा था ना पत्थर मैं ऐसे टिका दूंगा, बताऊंगा भाई, चिंता ना कर, जो तू सोच सकता है ना वो सब बताऊंगा। ठीक है, कोई और मेथड होगा वो भी बताऊंगा, ठीक, चिंता ना कर दूं। अब देखो भाई, ये तो हो गया। अब लिखो जरा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उससे पहले एक चीज कर लेते हैं भाई, लिखो जरा। मैथमेटिकल डेफिनेशन जानने से पहले एक मुझे चीज पढ़ानी पड़ेगी। लिखो मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। शायद यूनिट एंड डायमेंशन में बात हुई थी थोड़ी सी, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग चीज है। लिखो मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहले इस चीज को समझ लो, मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक स्केलर एंड एक वेक्टर। हमारे लिए इतना ही होता है, हम टेंसर तो पढ़ते नहीं ज्यादा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ये दो टाइप की क्वांटिटी है, तो पहले मोमेंट ऑफ स्केलर, फिर मोमेंट ऑफ वेक्टर। मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। आप एक चीज देखो बेटा, ये ओरिजिन है और यहां पर कोई स्केलर क्वांटिटी है ए। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया आर, ठीक है। मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज m वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी इनटू पोजीशन वेक्टर। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, हुआ क्या, यही पोजीशन वेक्टर कितने टाइम्स हो गया, a टाइम्स हो गया। अरे भाई दिस इज स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना? अगर यहां मैं 2 लिख दूं तो 2r हो गया कि नहीं हो गया? 3 लिख दूं तो कितना हो रहा है, 3r वेक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब जरा देखो, मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज पैरेलल टू r वेक्टर, मैग्नीट्यूड में a इंटू आर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चैप्टर में यही वाला पढ़ना है। जो वेक्टर क्वांटिटी का मोमेंट है वो रोटेशन में पढ़ेंगे, यहां उससे कोई लेना देना नहीं है। निकम्मो, ए एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बोला है अभी। हाँ या ना? हो गया। ये मैथमेटिकल टर्म है भाई, इसका कोई मतलब नहीं फिजिक्स से, ठीक है, इतनी बात। तो इसको आपको एज इट इज ही देखना पड़ेगा कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ। स्केलर क्वांटिटी यहां पर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इतनी बात। और ये मोमेंट आर के पैरेलल ही है और मैग्नीट्यूड में इनटू आर है। अब अगला देखो भाई, लिखो मोमेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये वाला अगले चैप्टर में यूज होगा, ठीक है, इतनी बात। वेक्टर क्वांटिटी वाला मोमेंट, स्केलर वाला इसी चैप्टर में यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ए। अब मोमेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इतनी बात। m इज डिफाइंड एज r क्रॉस a। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स था,
याद है, आर क्रॉस एफ लिखते थे कि नहीं लिखते थे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी लिखते थे, तो ये डेफिनेशन आएगी इसकी, आर क्रॉस ए। अब जरा देखो ये कैसा हो गया, आर क्रॉस ए, अगर मैं देखूं मैग्नीट्यूड इसका, ये एंगल कितना, थीटा, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा, आर ए साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। हाँ उसको टॉर्क कहते हैं, लेकिन अभी मैं जब उस चैप्टर में नहीं पहुंचा तो नहीं बोलूंगा उस बात को, ठीक है, बस मैं मोमेंट बोल रहा हूं क्योंकि मुझे यही बताना था यहाँ पर। तो आर क्रॉस ए क्या हो गया, आर ए साइन थीटा, डायरेक्शन क्या हो गया एम का, जरा देखो आर क्रॉस ए, एम किधर आ रहा है, इनवर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एम वेक्टर यहां पर कैसा हो गया, इनवर्ड्स हो गया कि नहीं हो गया, और इनवर्ड्स अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है एम इज परपेंडिकुलर टू आर, एम इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड ए, पता है ना बात। इस चीज को हमें इस चैप्टर में नहीं डील करना, अगले चैप्टर में करना जब हम टॉर्क पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहानी हो गई अपने पास, हो गया। अब आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई, अभी तक हमने सिर्फ हवा हवाई बातें करी थी, ठीक है। देखो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। अभी तक तो हमने ये बोला ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ऐसी जगह जहां पर हम सारे मास को कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं, या मैं ये कहूं कि उस सिस्टम पे अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा था, जब किसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए सिस्टम क्या करने लगा, ट्रांसलेट करने लगा, फिर दूसरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए ट्रांसलेट करने लगा, जहां पर वो दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या करे, इंटरसेक्ट करे, वो पोजीशन हमारी क्या थी, सेंटर ऑफ मास की थी। क्या उससे हमने कुछ निकाला है मैथमेटिकली, तो कुछ भी नहीं निकाला, ठीक है। अब लिखो जरा, क्या लिखा हमने, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिखो जरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, कोई सिस्टम ले लेंगे हम, उसका क्या निकालेंगे हम, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, लिखो, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ये डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस का सम सिस्टम का क्या आएगा, 0 आएगा। समझा देता हूं, भी चिंता ना करो, हमेशा आएगा, ये जरूरी है भाई, ठीक है। कुछ लोग लिख रहे हैं क्या ये जरूरी है, तो ये जरूरी है, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। पारस लग रहा मूवमेंट वाली बात समझ नहीं है, उसमें मैंने समझाया क्या, मैंने कहा ए को आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप मूवमेंट आ गया। अब एक काम करते हैं, जरा ऐसे देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म रिंग, मतलब मास इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सेंटर ऑफ मास कहां कहोगे, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कहां कहोगे, सेंटर पे कहोगे ना, ठीक है। तो ये रहा सेंटर, ये डीएम मास इधर, उतना ही बड़ा इधर लिया, ये भी डीएम मास। अगर मैं इसको आर वेक्टर कहता हूं तो इसको क्या कहूंगा,
माइनस आर वेक्टर कहूँगा कि नहीं कहूँगा? कहूँगा। अब जरा देखो इसका मोमेंट आर वेक्टर इंटू डी एम और इसका कितना माइनस आर वेक्टर इंटू डी एम, दोनों का सम करो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर आप ऐसे ले लो भाई, अगर इसको आपने x वेक्टर कहा तो इसको क्या कहोगे? माइनस एक्स। ये आपने डीएम लिया, ये आपने डीएम लिया, जरा सम करना इसका मोमेंट और इसका मोमेंट सी के अबाउट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अरे यस और नो? चलो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लो। अगर मेरे पास 4 पार्टिकल हैं और वो स्क्वायर के वर्टेक्स पे हैं, मास सेम है सबका, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? जहां पर स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? या रेक्टेंगल के डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे। चलो ये रहा। अब एक बात बताओ, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। कैसे? अगर ये x वेक्टर है तो इसको क्या कहोगे आप? माइनस एक्स। अगर ये y वेक्टर है तो इस वाले को क्या कहोगे आप? माइनस वाई। जरा सम कर लो सबका। एक्स एम माइनस एक्स एम प्लस वाई एम माइनस वाई एम, क्या आ जाएगा? सम 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? तो मैथमेटिकली क्या बोला गया कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट लेते हैं हम सिस्टम का जिस पॉइंट के अबाउट सारे मासेस का मोमेंट का सम क्या आ जाए? 0 आ जाए। उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्लियर इतनी बात? अब जरा हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये तो फालतू बात हो गई। अब जरा देखो, लिखो सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट 2 पार्टिकल सिस्टम। मैं इसके लिए डिराइव करूंगा, बाकी के लिए बनाता जाऊंगा रिजल्ट्स। ठीक है इतनी बात? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 ही पार्टिकल हैं, ठीक है, और डिस्क्रीट हैं यानी कि दूर दूर हैं एक दूसरे से, इनका सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है भाई, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ ध्यान सुनना। ये मान लो हमारा ओरिजिन है, ये R2, ये R1, यहां पर एक पार्टिकल है M1 और यहां पर दूसरा पार्टिकल है M2। मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं कहता आपसे कि ये दोनों बराबर हैं तो आप क्या करते? दोनों को जोड़ते लाइन से और मिड पॉइंट को क्या कह देते? सेंटर ऑफ मास। आप एक बात बताओ, ये M है, ये M है, तो ये जो मिड पॉइंट हो गया, इधर ये हो जाएगा x वेक्टर, तो इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स वेक्टर। ये क्या हो जाता हमारा? सेंटर ऑफ मास। ऐसा ही कहते कि नहीं कहते? आप कहते या नहीं कहते? मेरा एक सवाल था मैथ्स वालों से, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया? हाँ, कहाँ है मैथ्स वाले? कौन कौन है? अच्छा तुम 4 लोग हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया हमने ना। सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था? फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था? सेक्शन फॉर्मूला तूने डिराइव करा था या कराया था? सेक्शन फॉर्मूला डिराइव सिमिलर ट्राइंगल से। रुक जाए 1 मिनट, क्या था? 1 मिनट इसकी बात सुन लेते हैं। मान लो भाई ये क्या करते थे उसमें, ये A है, ये B है, ये C है और ये ऐसा है, ये M/N है, ठीक है। ऐसा कुछ होता था, कोऑर्डिनेट्स बताते थे ना, ऐसे ही कुछ था ना। यहाँ पर कोऑर्डिनेट x1 y1 और यहाँ x2 y2, तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते थे। कुछ ऐसे ही कुछ नाटक होता था, हाँ या ना? डिराइव करा था कैसे? AC के पैरेलल P से लाइन पास कर दी। क्या करिए? AC के पैरेलल P से एक लाइन पास कर दी। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ कपिल जी, ये कर दी। तो ट्रायंगल B और वो जो BC AB को लाइन कट करे उसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया, क्यों? ये वाला यस सर, इसको क्यों मान लिया? हाँ, BQP और BAC
सिमिलर हो गए, हो गए। तो दोनों तो बी क्यू रेशो अपॉन बी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन। फिर आगे बोल। ठीक, चलो डिराइव नहीं करा था तुमने, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। यही अंतर है साला फिजिक्स में, और बाकी जगह क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, इतने गधे हो चुके होते हैं। साला सिर्फ फिजिक्स में क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे हुआ। अब मैं लिख दूं मेरा पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का आर सी एम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ले, हो गया मेरा बात खत्म। मैं इतना लिख दूं, मैं नहीं डिराइव कराता तो पता चलता तुम्हें। लेकिन एक कह रहा 10th में किया था, हर्षित कतई ना किया था, ठीक है। क्या सेक्शन फॉर्मूला करा हुआ है तो तुम्हें किसी को याद नहीं है, इसका मतलब तुम सब गधे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो डिराइव कर दूं, कोई बात नहीं, मेरा पर्पस कुछ और है। देखो भाई, कोई बात नहीं, हम तो डिराइव कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहानी है, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है और ये हमारा हो गया आर सी एम। यही निकालना है ना हमें, अभी निकम्मो यही निकालना है कि नहीं निकालना है, हाँ या ना। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या दे रखी है कि सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस का सम क्या होगा, 0। यानी कि इस वाले मास का मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना, x m1 प्लस y m2 इज इक्वल टू 0। यही डेफिनेशन दी है कि नहीं दी है मैंने आपको, जल्दी बताओ भाई, यही डेफिनेशन दे रखी है, हाँ या ना। अरे यही तो बोला मैंने कि मोमेंट ऑफ मासेस का सम इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, 0 होगा। अब एक मजेदार बात देखो, अगर ये 0 होगा तो निकम्मो x और y एंटी पैरेलल होने चाहिए। मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ गलत बनाया हुआ, एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करना चाहिए। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम center of mass lies on line joining both particles, हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि तभी 0 हो पाएगा जब x और y क्या होंगे, एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल तब होंगे जब क्या होगा, लाइन एक ही होगी, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, थोड़ा सा और अब अच्छे से कर लें। अब ध्यान से देखो भाई, आप क्या लिख सकते हो, x इज r1 माइनस RCM। जरा देखो ट्राइंगल लॉ से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो देख लो यार। अब RCM प्लस x इज इक्वल टू R1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू R2 माइनस RCM, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, चलो पुट कर दो x और y की वैल्यू, तो क्या हो गया, हो गया, ठीक है। क्या आ रहा है जरा देखो, RCM एक साइड ले गए, ये आ रहा है M1R1 प्लस M2R2
अपॉन m1 प्लस m2। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, आ गया पोजीशन। ये क्या चीज है? सेक्शन फॉर्मूला ही तो है। मतलब दिस लेंथ इज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ व्हाट m1 एंड m2। यही कहानी है या नहीं है? ठीक है, इतनी बात चलो नोट करो इतना, बाकी हम कल करेंगे। अब हमने स्टार्ट कर लिया चैप्टर, ठीक है।